चलो अब बेटा शुरू करते हैं। तो हम लोग का इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो गया था। इसके बाद 10 भी हो गया था, 11 भी हो गया था। अब आ जाते हैं 12 से। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड एनपीवी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है किसका, हम लोग का एडजस्टेड एनपीवी का। वो कॉन्सेप्ट क्या है और दिखा देते हैं पहले। पीआई के बाद आएगा एडजस्टेड एनपीवी। ठीक है, और एक बार पैराग्राफ पढ़ लो। तो लिखा है कि नॉर्मली हम जब एनपीवी सिंपल एनपीवी निकालते हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, इस अजम्पशन के साथ में कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो पैसा हम लगाएंगे उसमें थोड़ा पैसा डेट का लेके आएंगे, थोड़ा पैसा इक्विटी का लेके आएंगे। इस अजम्पशन के साथ WACC का यूज किया जाता है। और अजम्पशन ये भी रहता है कि डेट इक्विटी में बराबर बराबर पैसा लेके आएंगे। मान लो किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाना है, तो जो एनपीवी मेथड है वो इन चीज़ों को एजम्पशन मानता है कि 10 लाख लगा रहे हो तो 5 लाख डेट से लाओगे, 5 लाख इक्विटी से लाओगे। इस लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। हो सकता है 10 लाख हम केवल लोन से लेके चले आए, हो सकता है 10 लाख हम खाली इक्विटी से लेके चले आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब ये एजम्पशन जहाँ पे फॉलो नहीं होता है वहां पे हम लोग लगाते हैं एडजस्टेड एनपीवी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एडजस्टेड एनपीवी के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, पहले हम लोग को निकालना होता है बेस केस एनपीवी। क्या निकालना होता है, बेस केस एनपीवी। बेस केस एनपीवी है, ये मानते हुए तुम्हें सवाल को लगाना है कि सारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑल इक्विटी फाइनेंस है। ठीक है, मतलब जो कैश इनफ्लो दे रखे होंगे उसको इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर करना है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो भी कैश इनफ्लो होंगे वो क्या करना है, हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले रेट से, और ऐसे करके एनपीवी निकाल लेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेस केस एनपीवी। इसमें एक चीज प्लस करनी होती है, एक चीज माइनस करनी होती है। तो पहले निकालोगे आप बेस, देखो स्टेप सारे लिखे हुए हैं। कैलकुलेट करना है आपको बेस केस एनपीवी। वो क्या होगी कि जो कैश इनफ्लो सवाल में दे रखे होंगे उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रेट से क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है। मतलब फॉर्मूला एनपीवी का सेम रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप यूज करोगे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला होना चाहिए। ऐसे केस करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, बेस केस एनपीवी। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि हमें निकालना होगा इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग, जिसका ये फॉर्मूला होता है। कितना आपने डेट लिया है, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई कर दो तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। टैक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट की वजह से कितनी टैक्स की बचत हो रही वो आ जाएगी। ठीक है, टैक्स सेविंग फ्रॉम डेट आ जाएगा। इनटू PVIF कर देंगे, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ डेट लोगे। ठीक है, तो टैक्स का जो इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट लेनी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और इस तरीके से करके हम सेविंग निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू की। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और फिर आपको स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 करना है। और इसके बाद आ जाएगी एडजस्टेड एनपीवी। एडजस्टेड एनपीवी का रूल ये है, वही रूल है जो एनपीवी का होता है, मतलब ये पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट कर लो, निगेटिव आया तो एक्सेप्ट ना करो। तो सिंपल सा ये कहानी होती है। और अगर याद हो तो सवाल इसी तरीके का होता था इंटरमीडिएट में भी। तो आओ लिख लो कॉपी के अंदर, कितने मेथड कल हुए थे, 8 हुए थे, 9 हुए थे, नहीं नोट किए थे क्या कल, शायद 9 हुए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हमारी याद इतनी कम तो नहीं हो सकती, 9 हुए थे, 9।
9 मेथड हुए थे, तो उसी के आगे आज चलना है 10वां मेथड। मेथड नंबर 10। एडजस्टेड इन पीवी। तो इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा बेस केस इन पीवी, जिसके लिए आपको लेने पड़ेंगे एनुअल कैश इनफ्लो। जो हर साल का कैश इनफ्लो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। जब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यहाँ निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ कई के रेट से निकालोगे एन ईयर का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह यूज करोगे और इससे निकाल लेंगे हम लोग अपना बेस केस एनपीवी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कैश आउटफ्लो जो रहेगा वो माइनस कर देंगे, आ जाएगी आपकी बेस केस एनपीवी। ठीक है, इसमें ऐड करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट। इसके लिए आपको इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट कितना जाता है, ठीक है, इंटू टैक्स रेट कर देना है, इंटू टी क्या टैक्स रेट लगेगा, और इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसका जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट के रेट से लेना होता है, कॉस्ट ऑफ डेट के रेट से लेना होता है, और माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये आ जाती है आपकी एडजस्टेड एनपीवी। रूल वही है, अगर ये पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव हो तो रिजेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका है हिसाब किताब। अब आओ सवाल देखते हैं पहले, फिर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। एक फर्म है, प्रोजेक्ट लगा रही है 50 लाख रुपए का, इसमें हर साल कैश इन्फ्लो आएंगे 10 लाख रुपए के 8 साल तक। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 15%। तो इक्विटी वालों को 15% रिटर्न आता है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी 15%। तो पहले आपको बेस केस एनपीवी निकाल लेनी पड़ेगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें बेस केस एनपीवी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब कैश इनफ्लो दे रखा है हर साल 10 लाख रुपए, 8 साल तक आएगा, और डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है 15%। तो 15% के रेट से जरा 8 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर का सम निकालो। 1/1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीटी करते हैं तो ये आ रहा है 4.487। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 15% के रेट से 8 साल का, और इसके बाद माइनस करोगे आप कैश आउटफ्लो जो कि 50 लाख का है। तो इतना करके आपकी बेस केस एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, जो कि 5,12,700 आ रहे हैं। ठीक है, वो भी माइनस का। इसमें ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेक टैक्स सेविंग फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये सब पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे लगा लेना लिखना तो, और बाद में सम करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली इंटरेस्ट अलग अलग होता है हर साल का। तो उसके लिए क्या बोला गया है,
इस 50 लाख में 24 लाख आप लगाओगे डेट से। कितना डेट से लगाओगे? 24 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 14% का आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा उधार वाला, उसको आप इक्वल इक्वल पेमेंट करोगे। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट अलग से दोगे। ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि 24 लाख आप डेट से लेके आओगे, 8 साल में हर साल 3-3 लाख प्रिंसिपल अदा करते रहो, और प्लस ब्याज जो होगा वो तो अलग से देते ही रहोगे, उसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको हर साल बराबर बराबर देना है। तो इस तरीके से हमको ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले हर साल का। ये वर्किंग नोट बना के निकाला जाएगा, वर्किंग नोट 1 बना के, और फिर यहाँ निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब वही इशू करने के जो खर्चे होते हैं, उसी को हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। और ये आ जाएगी हमारी एडजस्टेड इन बीवी, और इसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे अपना डिसीजन लिख देंगे। अब शुरू होगा यहाँ पे वर्किंग नोट का खेल। तो वर्किंग नोट देखो, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद जो आपका ओपनिंग डेट को क्या लोन है ना, और इसी पे आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे ना, और इसके बाद इंटरेस्ट इनटू टैक्स कर देना यहीं पे। इसके बाद आप यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लोगे। जब इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट के रेट से लेते हैं। तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे आपके 14% के रेट से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसका सम कर देंगे तो यही आ जाता है इस वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर। तो अब देखो, 24 लाख का लोन लिया था, हर साल 3-3 लाख चुकाओगे, लेकिन ब्याज तो शुरुआत पे लगता है। स्टार्टिंग में कितना रहता है? तो स्टार्टिंग पे रहेगा आपका 24 लाख लोन, फिर 3 लाख चुका दोगे। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना बचेगा? 21 लाख। फिर 3 लाख ईयर एंड पे चुका दोगे, फिर बचेगा 18, 15, 12, 9, 6 और 3। इसलिए ओपनिंग लोन का मतलब है कि ईयर के स्टार्टिंग में कितना लोन चल रहा है, और इसी पे लगाओगे ब्याज। और ब्याज लगाना है आपको किस रेट से? 14% के रेट से। तो निकालो भैया इनका 14% ब्याज। 3.36 लाख है ना। या चलो ऐसा करते हैं, पूरा ही पूरा लिख लेते हैं। कितना बताया? 3,36,000। ठीक है, 2,94,000, 2,52, 2,10, 1,68। ठीक है, इस तरीके से अपना आ जाएंगे। टैक्स का रेट सवाल खुद ही बताएगा क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। तो टैक्स रेट बताया 40%। तो 40% इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 0.40 से, तो आपकी टैक्स की बचत आ जाएगी। कितना टैक्स बचेगा? 1,34,400 रुपये, 1,17,600, फिर कुछ इतना इतना आ रहा है सब मिला के। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लोगे 14% के रेट से, 1/1.14 करके। तो 0.877, 769, 675, 592, 519, 456, 399 और 351। इसके बाद इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने के बाद उसका करना है क्या, टोटल। ठीक है। 4,03,336, 4,03,336 के आसपास बताया जा रहा है। बाकी 2, 4, 5, 10 रुपए कम भी आ जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4,03,336 यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद निकालेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक और वर्किंग नोट देखो, बहुत ध्यान से बात को समझना वरना ऊपर से चला जाएगा। 50 लाख रुपए हमें प्रोजेक्ट में लगाने, 24 लाख तो डेट से लिया होगे, तो इक्विटी से कितने चाहिए हमें, 26 लाख रुपए। ठीक है। इन लोगों ने भी यहाँ अजम्पशन लिया होगा, वैसे इंटरमीडिएट में अब ठीक कर दिया है उन लोगों ने। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, जिनके पास किताबें हैं, जिनके पास नहीं तो जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहां लिख लेंगे। यहाँ एज्यूम करना है इक्विटी इशू कॉस्ट जो है वो आ रही है आपकी 5%। इंटरमीडिएट में सेम सवाल पड़ा हुआ है और वहां जैसे हमने ऐसे बगल में लिखा है वैसे अब लिख के आ गया है। जब एग्जाम में आएगा तो आपके पास ऐसा लिखा हुआ आएगा, चिंता करने का आवश्यकता है नहीं। यानी इक्विटी इशू में जो खर्चे लग रहे हैं वो 5% है, यहाँ पे एज्यूम किया गया है ये। ठीक है। तो देखो बेटा बहुत ही ध्यान से बात को समझना, 50 लाख में 24 लाख तो आएगा डेट से, तो इस इक्विटी से कितना आएगा, 26 चाहिए। लेकिन जितना तुम इशू करते हो 5% तो इशू करने में खर्चा हो जाएगा, तो 26 95% का अमाउंट है। जितना इशू करेंगे वो नहीं पता है, इस तरीके से इशू करो कि 5% इशू एक्सपेंसेस काटने के बाद हमारे पास 26 लाख बच जाए। वो करना पड़ेगा हम लोग को। तो टोटल इशू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, टोटल इशू ऑफ इक्विटी। तो 50 में 24 तो चाहिए, टोटल 50 लाख का फंड है, 24 लाख तो डेट से आ जाएंगे, तो इक्विटी से आएंगे 26, मतलब चाहिए 26, लेकिन 5% फ्लोटेशन कॉस्ट में लगते हैं, तो डिवाइड बाय 95% करोगे तो पता चलेगा कि टोटल कितने की इक्विटी इशू करनी पड़ेगी 26 लाख रेस करने के लिए। कितना रहा है, 27,36,842 रुपए, और इसकी 5% फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगी। ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगी 27,36,842 रुपए का कितने परसेंट, 5%। या फिर 36 लाख 26 लाख से माइनस कर देते, या इसका 5% निकाल लो, तो 1,36,842 रुपए। ये आज ही खर्चा होगी तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी वही रहेगी, सेम टू सेम। तो 1,36,842 और लिख देंगे, 1,36,842 ये माइनस करना है। सबसे पहले वाला ऑलरेडी माइनस में आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, जोड़ बटोरा करके एनपीवी आ रही माइनस में, तो 2,46,206 रुपए। तो कुल मिला के एडजस्टेड एनपीवी क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंस ए एनपीवी इज नेगेटिव, प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। हाँ बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट वाला बता दें। ठीक है। देखो कोई भी चीज आप इशू करते हो, इक्विटी इशू करो, डेट इशू करो, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, पहले प्रॉस्पेक्टस देते हैं, पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो कहाँ जॉब लगेगी, कैसे लगेगी, सारी गणना करते हो, उसके बाद आप चुनाव करते हो कि हमें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। तो वैसे ही जब कंपनी अपना होता है तो अपना कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस,
उसके बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, कंपनी क्या व्यवसाय करती है, कौन डायरेक्टर है, फलाना ढमाका। ठीक है, और इशू करती है। अब कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस देती है तो कोई पैसे नहीं लेती। इंस्टीट्यूट जब प्रॉस्पेक्टस देता है तो पैसे लेता है 250 रुपए, लेकिन जब कंपनियां देती है तो उनका ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि भाई इससे शेयर्स खरीदेगा कंपनी के पास तो पैसा आएगा, तभी व्यापार चलेगा। ठीक है, तो वो लोग प्रॉस्पेक्टस फ्री में देते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस छपवाने में पैसा नहीं लगेगा क्या? लगे। फिर घर घर पहुंचाओ सबके पास, दो चार लड़के रखने पड़ेंगे बांटने के लिए, जाएंगे उसमें पैसा खर्चा होगा। ठीक है, फिर आप कोई आदमी कह रहा है भैया हम ऐसा है कंपनी नहीं आ पाएंगे, यहीं से कलेक्शन करवा लो। शेयर खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हम कंपनी में नहीं आ पाएंगे, तो एक लड़का भेजोगे, समझ लो, पैसा कलेक्ट कराने के लिए। तो इन सब में 2 4 5% पैसा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। इशू को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इशू, यानी इशू करने में जो कॉस्ट आ जाए, लागत आ जाए। ठीक है, तो जितनी लागत आ जाएगी उसके बाद ही रिमेनिंग अमाउंट तो हमारे पास बचेगा। और हमको अपने प्रोजेक्ट में 26 लाख चाहिए टोटल, मतलब 50 चाहिए, लेकिन 24 लाख का तो लोन हो गया है, लोन में नहीं कटा कोई पैसा। वरना आजकल तो लोन में भी कट जाता है, फाइलिंग चार्जेस लग जाते हैं, है ना। मतलब लोन लोगे तुम 50 लाख रुपए का, लेकिन अकाउंट में 50 लाख नहीं आएंगे। 1%, 1.5%, 2% लोग के फाइलिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, वो काटने के बाद नेट अमाउंट आपको देंगे। तो लोन में तो चलो सवाल में नहीं दे रखा है, वो प्रैक्टिकल चीज है, चलो कोई बात नहीं, इक्विटी में है। तो जितना इशू करेंगे, अगर 100 रुपए का इशू करेंगे तो हमारे पास 95 ही आएंगे, समझ लो। लेकिन हमको चाहिए 26, को चाहिए कितना पैसा, 26 लाख। तो अगर मैं 26 लाख के ही इशू करता हूं तो 5% कटने के बाद हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा, कम रहेगा, काम ही नहीं चलेगा। हमको 26 चाहिए तो हम ज्यादा इशू करेंगे थोड़ा, जिससे 5% का अमाउंट काटने के बाद भी हो जाए हमारे पास क्या है, 26 बच जाए। 5% का एक समझ लो नॉर्मल लॉस हो रहा। अब सिंपल भी है भाई, केवल मान लीजिए आपके घर में 4 मेहमान आ जाएंगे, तो क्या आप 2 कप और 2 कप दूध और 2 कप पानी ही चढ़ाओगे क्या? तब तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो 3 ही कप चाय बनेगी, चाय उबलेगी, समझो 3 4 उबाल लगाओगे, तो आखिर में जब छानोगे तो 3 ही कप निकलने, 3.25 कप निकलेंगे। तो आप क्या करते हो, अगर 4 लोग की चाय बनानी होती है तो आप 5 कप मटेरियल चढ़ाते हो। क्या आपको पता है थोड़ा बहुत इसमें सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे, है ना। आपको लगा कि 1 कप जल जाता तो आप 5 कप का मटेरियल चढ़ाते हो। तो सेम चीज यहाँ है कि हमको 26 लाख चाहिए और हमको पता है कि 5% हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट में चला जाएगा। तो उसका क्या कर लिया, ग्रॉसिंग अप कर लिया, 95% से डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि कितने रुपए की इक्विटी इशू किया जाए कि 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद भी अपने पास कितना बच जाए। वो यहाँ देखो प्रूव करके तुम देख सकते भी हो, ऐसे देख सकते हो कि टोटल इशू आ गया इतना। ठीक है, यानी टोटल इशू ऑफ इक्विटी आ चुका है 27,36,842, माइनस करो फ्लोटेशन कॉस्ट 5% इसकी, तो नेट कितना आपको मिलेगा वो पता चल जाएगा। इसका 5% निकालोगे तो यही आ रहा होगा 1,36,842 रुपए। तो आपके पास नेट कितना मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि अगर मैं 100 रुपए इशू करता हूँ तो 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट में जाएगा और हमारे पास कितने बचेंगे, तो ये रकम 95 के बराबर की है। और हमको ये वाली चाहिए, मतलब चाहिए तो ये वाला अमाउंट, लेकिन पहले ये निकालना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कर लिया, ग्रॉसिंग अप कर लिया कि 95 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना हुआ, और फिर उसका 5% निकाल लिया चुपचाप। तो यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा है कि कैसे कैसे इसकी चेंज चली। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा। चलो वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया था हमारा 10th पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा 11th पॉइंट, जो आप लोग पढ़ चुके हो, IRR, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता था लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था। यही फॉर्मूला बेटा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। यही फॉर्मूला क्या करना है हम लोग को यहाँ पे लगाना है।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 13 वाले क्वेश्चन के अंदर IRR कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हम लोग को करना क्या होता है, सबसे पहले अजम्पशन लेना होता है कि रेट क्या रहेगा। उसका एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं, उससे आप ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। इनका जरा एवरेज निकालो, कितना आ रहा है, 35,000। 1,10,000 डिवाइड बाई 35,000 करो, 3 टाइम 4 साल का है। अब कोई रेट लो, उसमें 4 साल का PVAF निकालो जो इसके आसपास आ रहा हो, जो तुमने निकाला है। कितना आ रहा है, 10% के आसपास, मतलब इसका आ रहा है। तो ये इसका मतलब नहीं कि 10% IRR है, इसका मतलब ये हुआ कि IRR 10% के नजदीक है। ठीक है, जैसे हम लोग की कोई बोलता कोचिंग कहा है तो हम लोग बोलते हैं LU के पास में, ये नहीं कि LU में घुस जाओगे कोचिंग आ जाएगी, LU के आस पास है, IT चौराहे के आसपास है ये, तो चौराहा पता चल जाता है। फिर टिकलाम लगा के हम लोग एग्जैक्ट जगह पे पहुंचते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे। जो तुमने निकाला था ना इसका एवरेज, और फिर डिवाइड करके, उसको बोलते हैं फेक पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं, ना भी ये फेक का कोई यूज नहीं होता है, बस वो यूज करने के काम में आता है कि हमें नियर अबाउट का रेट पता चल जाता है। ठीक है, नियर अबाउट की लोकेशन पता चल जाती है, तो वो टेक्निक से भी हम लोग IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट मतलब जिन बच्चों को दिक्कत होती है रेट कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, एक चीज यहाँ इसी मेथड में, फेक पे बैक। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लो, डिवाइड बाय एवरेज कैश। और ये लाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि किस डिस्काउंटिंग फैक्टर पे हमारा PVAF इस फेक पेबैक पीरियड के बराबर आ रहा होता है या उसके नियर। तो एक रेट वो पकड़ लेते हैं, और फिर उस पे NPV निकालने के बाद दूसरे रेट का चुनाव करते हैं कि आगे बढ़ना है या पीछे लौटना है। ठीक है, आगे जाना है कि पीछे लौटना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, सवाल करा रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ईयर कैश इनफ्लो दे रखे हैं आपके 60,000, 20,000, 10,000 और 50,000। ठीक है, ये आपके कैश इनफ्लो दे रखे हैं, और इनका हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे फेक पे बैक पीरियड। फॉर्मूला होता है कैश आउटफ्लो डिवाइड बाई एवरेज कैश इनफ्लो। तो कैश आउटफ्लो था 1,10,000, इसका एवरेज आप लोगों ने निकाला था, कितना आया था, 35,000। डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका फेक पे बैक पीरियड, कितना आया था, 3.14। तो 3.14। ठीक है, और फिर हम लोग रेट का चुनाव करके निकालते हैं कि किस रेट पे इसके नियर अबाउट में आपको आ रहा है। तो आपको ये पता चल जाता है कि एक रेट क्या होगा। ठीक है, एक रेट आपको पता चल जाएगा, जो आपने कितना बताया था अभी, 10%। ठीक है, एट 10% हमारा PVAF कितना आ रहा था, 3.16। हेंस IRR इज नियर टू 10%। एग्जैक्ट नहीं पता चलता, ये पता चलता है कि IRR जो है वो 10% के नजदीक है कहीं,
तो अब आपको 10% पे पहले एनपीवी निकालनी होगी, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% पकड़ोगे, 10% का रेट तो सबको याद ही होता है। इससे निकाल लोगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई करके 1 लाख, इसका सम आ रहा है 1,12,732, 738, 1,12,738। थोड़ा इसका नीचे लिखना पड़ेगा हमें, वो सारा नीचे ले जाने वाला ऑप्शन नहीं होता है। 1,12,738 इसका सम आया है, और कैश आउटफ्लो जो लग रहा था वो 1,10,000 का लग रहा था। तो एनपीवी आ गई है 2,738। तो इसका मतलब एनपीवी अभी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रेट इससे ज्यादा है, ठीक है। रेट और एनपीवी में एडवर्स का रिलेशनशिप होता है। रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी कम होगी, रेट कम करोगे तो एनपीवी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि रेट 10 से थोड़ा सा क्या है ज्यादा। यही अगर माइनस में आ जाती है एनपीवी तो समझ जाते हैं कि रेट 10 से कम, तो अगला रेट घटा के लेते, ठीक है। ये प्लस में आए तो अगला रेट क्या करना है, आपको बढ़ा के लेना है। तो अब 10 की जगह क्या ले लेंगे, 11 ले सकते हो या 12 ले सकते हो, ठीक है। 11 लेने में एक डाउटफुल है कि सर फिर अब भी प्लस में आ जाए कहीं, उससे अच्छा क्या है सीधा 12 लो, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आईआर में जो दो रेट होते हैं वो एक ही परसेंट के गैप में होने चाहिए, 2% का गैप भी होगा तो भी चलेगा। तो सीधा क्या लिए ले रहे हैं हम लोग, 12% लिए ले रहे हैं, ठीक है। यही अगर मान लो एनपीवी 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए आती तो फिर 11% लेते, समझ लो। फिर तो पता था ना कि 1% बढ़ाएंगे तो फिर माइनस में चला ही जाएगा हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ 27 रुपए आई तो हो सकता है 11 ले तब भी पॉजिटिव आ जाए, तो फिर काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, उससे अच्छा सीधा 12 ही ले लेते हैं। तो अब पकड़ो बेटा 12% पे निकालो पीवीएफ, 893,797,712,636, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। इसका सम आ रहा कितना, 1,08,409 बताया जा रहा है, और 1,10,000 माइनस कर देंगे तो ऐसे केस में एनपीवी आ रही है कितनी, 1,591 माइनस की, यहाँ आई थी प्लस की, ठीक है। तो अब लगा देंगे आई आर आर का फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट, माइनस होता है लेकिन ये खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इनटू डिफरेंस इन रेट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये 10 अलग से जोड़ते हैं। ऐसा करोगे तो फिर आपको आई आर आर का रेट निकल के आ जाएगा सामने, कितना, 11.26%। तो इस तरीके से आई आर आर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, आई आर आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब तक सीख चुके हो इस चैप्टर में 11 मेथड छोटे मोटे। हाँ, ए बीसी को जो था एसीबी ना, एनुअल क्या था, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इक्विवेलेंट बेनिफिट, ईएबी एंड ईएसी,
उसको उन्होंने मेथड का कोई नाम नहीं दिया है, हम लोगों ने इसको मेथड में काउंट किया है। टोटल 11 मेथड हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। कल नोट लिखवाया था, कल वाला घर जाके कॉपी किए थे, लाओ देखो कॉपी लाओ। कल लिखवाया था, अगर पढ़ा होगा तुमने। ये देखो लिखो, अरे तो देखो तो ये क्या लिखवाया चौकोल में, क्या लिखा है ये? सुन तो लो इधर। अगर एनपीवी निकल जा रही है, सवाल में आराम से पूरा आउटफ्लो दे रखा होगा तो एनपीवी निकाल लोगे, तब इस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है। और एनपीवी अगर नहीं निकल पा रही है, एनपीवी कब नहीं निकल पाती, जब इनफ्लो नहीं दे रखे होते हैं, तो फिर ये टेक्निक लगाएंगे। पहले ई ए बी पहले आया, सी पहले आया, पहले बी आया। ठीक है, तो इसको चूज करते हैं पहले। ये लग जा रहा होता तो यही लगाते हैं। जब कहीं कहीं भी ये फेल हो जाएगा, कहाँ कहाँ फेल होता है, इनफ्लो नहीं दे रखे होते हैं कुछ सवालों में, अभी आएंगे आगे चल के। तो फिर जब ये नहीं लग पाएगा तो ये लगा देंगे। इन दोनों को कब लगाते हैं वो यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। हाँ, आईआरआर का यही वही होता है कि आईआरआर पे हमारी एनपीवी क्या होती है, जीरो होती है। ये कह सकते हो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो बराबर होते हैं, दोनों बातें ठीक है। जो एट आईआरआर होता है, मतलब जब आप आईआरआर के रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे, एट आईआरआर हमारी एनपीवी क्या होती है, इक्वल टू जीरो। या फिर ऐसे को कह सकते हैं कि आईआरआर पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। हाँ, इससे फेक पेबैक पीरियड निकालने से पहले पीवीएएफ निकालो, किसी रेट से 4 साल का पीवीएएफ निकालोगे। टाइम कितना था, कोई भी रेट पकड़ लो, 5% 10% निकालते जाओगे तो फिर पकड़ में आएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 10 आ गया, बाई चांस ऐसा 10 निकाला तो मिल गया, ना मिलता तो 12 पे निकालते, ना मिलता तो 9 पे निकालते, ना मिलता तो 8 पे निकालते। एक ऐसा रेट का चुनाव करना पड़ेगा जिससे हमारा जो पीवीएएफ आए वो फेक पेबैक पीरियड के आसपास आ जाए, तो आप नियर अबाउट पहले पहुंच जाते हो। ठीक है, जैसे सिंपल होता है कि मान लो किसी के घर जाना है, मान लो रात में कहा कि सर घर आइए, तो हम रात से पूछेंगे भैया नियर अबाउट बताओ पहले, एग्जैक्ट तो बाद में बताना किस गली में है, कहाँ कैसे घुसना है। पहले इनसे क्या पूछते हैं, नियर अबाउट बताओ। ठीक है, तो ये कह देंगे सर चार बाग स्टेशन, तो पहले आदमी वहां पहुंचता है। ठीक है, फिर आगे का दिमाग लगाता है कहाँ जाना है कैसे जाना। तो सेम कहानी यहाँ पे है कि पहले आप पे बैक पीरियड निकालते हो, फेक पे बैक पीरियड, और जिस रेट पे आपका पीवीएफ फेक पेबैक पीरियड के आसपास आ जाए, तो समझ जाओ कि उस रेट के आसपास कहीं आईआरआर टहल रहा होगा, वहीं से पकड़ में आएगा। तो पहले वो रेट पकड़ के हम लोग उस पे एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी अगर अब भी पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब रेट आपका 10 से बड़ा आएगा आंसर। तो हमने फिर 10 की जगह क्या ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे 11 लो, 11 लेते तो फिर दिक्कत आती, तो देखो आखिरी में आंसर क्या आया है, क्या 26 आया है। तो फिर 11 लेते, फिर पॉजिटिव आता तो फिर 12 लेना पड़ता, उससे अच्छा हमने डायरेक्टली 12 ले लिया। ठीक है, तो एक आध परसेंट का ऐसे तुम बढ़ा के ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया। अब इन सब क्या आते हैं आजकल सॉफ्टवेयर, इधर फीड करेंगे पट्टे से निकाल देगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब कोई निकालता भी नहीं। इन सब क्या आजकल आते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें फीड करो अपना, एक्सेल में फॉर्मूला लगा देंगे उसमें भी निकल जाएगा, सब हो जाता है। तो सारी चीजें निकल जाती हैं। जैसे उस दिन खाली बैठे थे तुम लोग को शायद दिखाया भी था हमने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले फॉर्मूला बना दिया था हमने एक्सेल पे। यहाँ में एस क्यू फॉर ए डालना है, यहाँ एस आर डालना है, यहाँ ए क्यू डालना है, यहाँ ए आर डालना है और एस क्यू डालना है।
सारी कैलकुलेशन करके दिखा देगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं तुम्हें, देखो सब बढ़ते चले जा रहे हैं अपने आप ही, सब अपने आप निकल जाएंगे। हाँ रेस्क्यू डाल देंगे बस हो गया। तो सब निकल गए। ऐसे डाल देंगे सब निकल जाएंगे। तो आजकल सब बन जाते हैं फॉर्मूले, फटाफट आदमी डालेगा सब निकल जाता है। कौन इतना घंटे भर बैठ के जंक्शन लगाएगा, 10 ले 12 ले 18, लेकिन एग्जाम पास करने की तुम्हें टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आपको सारा चीजें सीखनी पड़ती हैं। हाँ बेटा। ठीक है। आजकल क्या होता है कि जो ऑफिस ऑफिस में काम होता है, चीजें जैसे कंपनी में है, किसी को नहीं पता होगा कि क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और उसके बॉस को मतलब पता है, जो सीनियर होते हैं, जैसे मान लो हमें हेड ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, तो जो जूनियर स्टाफ होगा उसको नहीं पढ़ के आया होगा, और एसक्यू बस हम कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे बेटा एसक्यू है यहाँ फीड कर दिया करो, ये सारे यहाँ फीड कर दिया करो, ये है ये है ये निकल जाएंगे, बस ले आना मेरे पास। और उसको कुछ पता भी नहीं, लेकिन करे पड़ा है सब। समझ रहे हो कि क्या इसका मतलब है, नहीं सीख पा रहा है वो, लेकिन आंसर तो वो भी निकाले पड़ा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल ऐसा ही होता है। आजकल तो ट्रेनिंग में भी बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसा ही करते हैं कि मेन काम खुद ही बैठ के करते हैं और फीडिंग वाला काम तुम लोग से करा लेते हैं। अब ITR भरने में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर पे क्या होगा कि XML फाइल जनरेट हो जाती है, तुमसे फीड करवाएंगे, XML फाइल तुमसे जनरेट करवाएंगे, मेन ITR खुद भरते हैं। अब आदमी उसमें सीख ही नहीं पा रहा जो सीखने गया है। इससे बहुत नाटक चलने लगा। इसके बाद देखो बेटा, इसमें भी हमें क्या करना है, IRR कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे देखिए तो 2 बार आपका कैश आउटफ्लो लग रहा है, एक 0 पीरियड में लग रहा है और एक चौथे साल के एंड में फिर से लग रहा है। ठीक है, चौथे साल के एंड में क्या है, फिर से लग रहा है। अब इस सवाल के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे सवाल में आप कैसे निकाल पाओगे फेक पेबैक पीरियड। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। अब कैश आउटफ्लो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे में क्या है कि फिर एजम्पशन बेस ही आंसर निकल पाते हैं। पहले आप एज्यूम करो 8-10%, उस पर एनपीवी कैलकुलेट करो, फिर देखो कहीं कम आया ज़्यादा आया, फिर कैलकुलेट करो। उसमें तो फेक पेबैक पीरियड भी सही से काम नहीं करता है। तो ऐसा सवाल वैसे आया नहीं है, फिर भी करा देते हैं एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग। तो पहले 10% वेट एज्यूम करके अपना करोगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 14। ये जो इनफ्लो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं 1 2 3। और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसी में आउटफ्लो भी लिख लो, ऐसे वर्ड कैश फ्लो लिखा जाता है। उसी में इनफ्लो भी लिख रहे हो, उसी में आउटफ्लो भी लिख रहे हो आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कोई रेट पकड़ लोगे, लेट से पहले 10% ले लेते हैं। तो 10% रेट से निकालें तो 0 पीरियड का ऑलवेज रन होता है। रेट कोई भी रहे, लेकिन 0 पीरियड का क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आ जाएंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इनका जो सम होगा वो होगा एनपीवी। ठीक है। इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एनपीवी हो जाएगा। कितना रहा है,
55.60, 55.60 आ गया कितने पे, 10% पे। ठीक है, तो रेट और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब सुन तो लो मेरी बात। अब ऐसे सवालों में जहां कैश आउटफ्लो फिर से एक बार प्रकट हो जाए, ये कहना संभव होता है कि रेट बढ़ाने से ही एनपीवी सही आएगी। समझ लो कि रेट बढ़ाओगे तो ये भी तो प्रॉब्लम है कि इसकी निगेटिव वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, और ये अमाउंट भी हैवी है बाकी अमाउंट से। तो जरूरी ये भी नहीं है ऐसे सवाल में, खासकर इस सवाल में तो पक्का है कि रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी की वैल्यू कम होगी। इन ऐसे सवाल में तो ये भी कहना संभव हो जाता है कि रेट बढ़ाने से ही एनपीवी कम होगी। तो बढ़ा के भी देखना पड़ेगा और घटा के भी देखना पड़ेगा। ठीक है, टफ हो जाता है ऐसा कह पाना। ठीक है, कि रेट बढ़ाने से ही क्या हो जाएगी, एनपीवी कम हो जाएगी। इनको बोलते हैं कन्वेंशनल कैश आउटफ्लो है, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, मतलब 2-3 बार कैश आउटफ्लो दे दिए हैं। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते रेट बढ़ाने से कम होगा। एक बार बढ़ा के दिखाए दे रहे हैं, देखो कम नहीं होगा, उसमें मिटाना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बार बढ़ा के आपको दिखाई देगा। चलो 12% पे निकालो। 0.893 आ रहा है, 797 नहीं, कितना रहा, 77.31 बता रहे हैं। सब कैलकुलेट कर लिया गुसाक ने जल्दी से, और 77.31 आ रहा है, मतलब बढ़ गया उल्टा। तो इसका मतलब क्या है, रेट बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, कम करना है। तो ऐसा करो 8% पे निकालो। उसकी एनपीवी निकाल के बताओ। 8% पे निकाला है तो 1/1.08, तो ये आ रहा है 926,857,794, और जीरो पीरियड में तो 1 रहता है। तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ तो 1 रहेगा आपका। यहाँ हो जाएगा आपका 926,857,794 और 735, कितना बता मल्टीप्लाई करोगे, 26। तो ये आया है 26, लगभग लगभग। तो अभी भी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब रेट 8 से भी क्या है, और कम। तो 6% पे इन्होंने निकाला है, और बताया कितना है बेटा, 12.7। तो इसका मतलब रेट जो है वो 8 और 6 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो आंसर निकालने के 10 का यूज नहीं करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे, 8 और 6 का यूज करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो लोअर रेट 6%, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस का 12.78। ठीक है, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट और इनटू डिफरेंस इन रेट। तो ये ऐड हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस कराएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और आंसर आएगा प्लस का। कितना, 6.66% बताया जा रहा है। तो आई आर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6.66%। समझ गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 14 वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया इस तरीके से। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे MIRR का। ठीक है, इसको बोलते हैं मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ, अब जो IRR है, जो भी आप दो सवालों में लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्रेडिशनल IRR। ट्रेडिशनल IRR की दो लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, पहली लिमिटेशन है कि जो सिंपल IRR होता है वो एज्यूम करता है, ठीक है,
सिंपल आईआरआर क्या करता है, जूम करता है कि जो फ्यूचर कैश इनफ्लो रहेंगे विल बी री इन्वेस्टेड आईआरआर इटसेल्फ फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज नॉट जस्टिफाइड। इसका मतलब है कि जो आईआरआर कैलकुलेट किया जाता है वो इस assumption के साथ किया जाता है कि जो भी हमारे इन्फ्लो निकल के आएंगे उसको हम फिर से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो भी आईआरआर के रेट से। सवाल नहीं कहता है, लेकिन इस assumption के साथ फॉर्मूला बनाया गया है किसका, आईआरआर का। कह रहा ये इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो हो सकता है रेट चेंज हो गए हो। आज एफडी कराने जाए रेट अलग होगा, एक महीने बाद कराने जाएंगे हो सकता है रेट बदल जाए, 2 साल बाद कराने जाएंगे रेट हो सकता है बदल जाए। समझ लो, हम जब छोटे थे तो उस समय बैंकों में था कि 5 साल में पैसा डबल हो जाता था बैंकों में। ठीक है, तो 5 साल की एफडी कराओ, 5 साल में क्या हो जाता था पैसा, बैंक में 5 ईयरली स्कीम चलती थी। हाँ हाँ, तो वही तो 5 साल में डबल कर देता था कंपाउंडिंग। उन लोग में स्कीम चलती थी, कहीं बैंक में 5 साल, कहीं 5.5 साल में पैसा डबल। तो जाके 10,000 जमा करते थे लोग और 5 साढ़े 5 साल बाद अपना 20,000 रुपये निकलते, 10,000 बहुत होते थे। बात करें 30 साल पहले की, समझ लो तो मोटा मोटा 1994 95 ऐसे समझ लो तुम, तो उस समय ये चलता था। आजकल देखो सेविंग बैंक अकाउंट में रेट कितना चल रहा है आपका, 4-5%। वो एफडी है, एफडी पे आज का रेट 7-7.5% है। उस समय समझ लो 13-14% रेट चलता था। तो जो इन्वेस्टमेंट के रेट होते हैं वो क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हैंड बंद कर दो। तो ये जो है वो फॉल्टी एजम्पशन है, मतलब गलत एजम्पशन है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के रेट सेम नहीं रह सकते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस फॉल्टी एजम्पशन को रिमूव किया किसने, मोडिफाई आरआर ने। तो मोडिफाई आरआर ने कहा नहीं नहीं बेटा, अच्छा ला निकालो, मोडिफाइड वाला निकालो, पुराना पुराना हटाओ। तो इन दोनों लिमिटेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, और एक नया मेथड आया क्या, मोडिफाई आईआरआर। अब इस मेथड का प्रयोग जब सवाल कहेगा तभी तुम करोगे, वरना चुपचाप ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मोडिफाई आईआरआर वगैरह जब सवाल कहेगा तब तुम्हें लगाना है, या फिर एक जगह होती जहां पे आपको लगाना पड़ता ही, वो आगे चल के बताएंगे। अब इसमें स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको। पहला, सारी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, किसकी, ऑफ ईच कैश इनफ्लो की। तो हर कैश इनफ्लो की क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करोगे उसकी फ्यूचर वैल्यू को निकालने में। ठीक है, इस फ्यूचर वैल्यू का करोगे टोटल एग्रीगेट, एग्रीगेट करके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वैल्यू। तो सबसे पहले आपको इसमें MIRR में निकालनी पड़ती है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं होती है, जो भी कैश इनफ्लो दे रखे होते हैं इन सबकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी री इन्वेस्टमेंट रेट के हेल्प से, और वो निकालने के बाद उनका सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टर्मिनल वैल्यू। और फिर टर्मिनल वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेट करना है इनिशियल आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है आपका, या फिर नॉन कन्वेंशनल होंगे तो कई सारे आउटफ्लो दे रखे होंगे तो उनकी क्या निकालनी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे। इसके बाद डिटरमाइन द डिस्काउंटिंग रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू इतना इतना, उसी को आईआर कहा जाता है। तो इसको अभी समझ नहीं पाओगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है बेटा ये। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है कि अगर कई सारे आउटफ्लो होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, एक आउटफ्लो होगा तो ऐसे लिख देंगे। ऊपर लिखना है आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसको आप टर्मिनल वैल्यू बोल रहे थे अभी। ये तो बोला था कि फ्यूचर वैल्यू का एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, तो आप ऐसे ना बोलो सिंपल टर्मिनल वैल्यू। तो ऊपर लिखेंगे टर्मिनल वैल्यू, नीचे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, रूट करेंगे n टाइम, माइनस करेंगे 1, तो बाद में इंटू करते हैं क्या 100 से, इससे निकल जाता है आपका क्या, MIRR। तो आओ पहले फॉर्मूला लिखो तब आगे गाड़ी चलेगी।
ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है, फॉर्मूला नंबर क्या हो गया हमारा 12। तो MIRR यानी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ती है, जिसमें आप ईयर लिखोगे जितने भी होंगे सवाल में। फिर यहाँ लिखते हो कैश इनफ्लो। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं री इन्वेस्टमेंट पीरियड। फिर यहाँ निकालते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, जो निकाला जाता है 1+R⁴ से। फिर जो कैश इनफ्लो है और इनटू कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा इसको बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट पीरियड उल्टे होते हैं, नीचे से शुरू करोगे 1 2 3। इसका मतलब होता है कि पहले साल जो पैसा आएगा, ठीक है, उसको हम आगे के 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, 0 से शुरू होगा। ठीक है, मतलब पहले साल के एंड में जो पैसा आएगा, बाकी कितने साल और बचे, 1 2 3, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरे साल जो पैसा आएगा, आगे कितने साल बचे हुए हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये होता है, आगे जो पीरियड बचा हुआ होता है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो नीचे शुरू होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और फिर ये कंपाउंडिंग फैक्टर इसी रेट से, जहां पे जो आर होता है ये होता है रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ क्या होता है आपका, री इन्वेस्टमेंट होता है, या इसी को ये लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर पढ़ा है आपने, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो कैश इनफ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे किस पे निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करना है कंपाउंडिंग फैक्टर के तरीके। ठीक है, तो यहाँ जो रेट इस्तेमाल किया जाएगा कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रेट होगा। हाँ जी, आर होगा, ये क्या होगा, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से हम लोग इसकी कंपाउंडिंग निकालेंगे। टर्मिनल वैल्यू निकालने के बाद फिर MIRR का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रूट करना है n ईयर तक का। 4 साल होंगे तो 4, 3 होंगे 3, 5 होंगे 5, जितना भी होगा, -1। और इतना सब करने के बाद इनटू क्या करना है आपको, 100। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं क्या, MIR, मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ। ठीक है, अब आओ इसका सवाल करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ पाएगा, सवाल के बिना मज़ा नहीं आ पाता है। इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 लाख का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% की है, लाइफ कितनी है आपकी 5 साल की, और कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट के दे रखे हैं इतने 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 इतने। ठीक है, तो इसी से अपना निकाल लेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 15। मुँह धुल के आ जाओ बेटा दिया, नींद आ रही इसको और भयंकर। जाओ मुँह धुल के आ जाओ अपना। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ लिखोगे इनका कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो हमारा 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट पीरियड, री इन्वेस्टमेंट पीरियड जो हमेशा नीचे चालू होगा 0 से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, री इन्वेस्टमेंट पीरियड। फिर निकालेंगे यहाँ कंपाउंडिंग फैक्टर, या इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी कहा जाता है।
रेट है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का 12, यहाँ पे 1.12 की पावर n करूंगी। ठीक है, तो जीरो, किसी की पावर जीरो का मतलब होता है 1। उसके बाद आपको क्या करना है, 1.12 की पावर 1 करोगे तो 1.12 आ जाएगा, पावर 2 करोगे तो ऐसा लिखो 1.12 लिख लो कैलकुलेटर में, इनटू इक्वल टू करते चले जाओगे तो ऊपर के निकलते चले जाएंगे। इसके बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इसके सम को बोला जाता है टर्मिनल वैल्यू। इसके सम को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कितना आ रहा बेटा बताया, 2,09,794 कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा होगा, 2 4 5 रुपए ज़्यादा कम भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MIRR कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो कि 1 ही लाख है, फिर वो 1 ही लाख रहेगा। ठीक है, अब आएगी मुसीबत, क्योंकि ये कैलकुलस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 5 रूट होता है, यानी कि रूट को 5 बार दबा दो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता 5 टाइम रूट सॉल्व। ठीक है, इसके लिए 2 3 तकनीक है। ठीक है, एक है याद करने वाली तकनीक और एक है समझने वाली तकनीक। तो कौन सी बताएं हम, समझने वाली बताएं, चलो समझने वाली बता देते हैं, इतना कह रहे हो तो। समझने वाली तकनीक में क्या करना होता है, पहले इसको डिवाइड करना, जरा डिवाइड करो, केवल डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। 2.09, एक ऐसा रेट चुनो जिसमें 5 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर 2.09 हो जाए। एक ऐसा रेट चुनना है जिसमें 5 साल तक अगर पैसा जमा किया जाए तो 2.95 हो जाए, जो आपने निकाला वो हो जाए। हाँ, कंपाउंडिंग फैक्टर। जैसे मान लो लेट से 15%, तो 1.15 लिखो, 1.15 पावर करो, जहां देखो 2 कहाँ आ रहा है, वो जो वैल्यू निकाली थी तुमने, 2 3 4 5, तो आ रहा है 2.01, जबकि अभी तुमने डिवाइड करके इतना निकाला था 2.0979 कुछ ऐसा, तो उसका तब रेट 15 से ज्यादा है। 16 पे करके देखो, 1.16 की पावर 5 ऐसे करना है तुमको, कितना आया, 2.10, तो रेट 16 के आसपास है MIRR का। ठीक है, एग्जैक्ट तो आया नहीं। ठीक है, उधर देखो कैसे किया जाएगा। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मतलब यहाँ तो आंसर आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मेथड 1, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। इसमें क्या किया आपने कि एक रेट चुना, जब रेट 15% था ना, तो तुम्हारा कंपाउंडिंग फैक्टर जो कि निकाला जाता है कैसे, 1 + रेट की पावर n से, और n कितना था आपका, 5 साल। ठीक है, n कितना था आपका, 5 साल है। तो 15% पे जब आपने कंपाउंडिंग फैक्टर निकाला, 2 3 4, ये आ रहा था 2.01 1 3 5, थोड़ा ज्यादा लिखना होता। यही जब आपने 16% पे निकाला,
2 3 4, ये आ रहा है 2.1003 4, ठीक है। और मुझे एक ऐसा रेट निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है जहां पे वैल्यू इसके बराबर आ जाए, ये जो डिवाइड करके निकालते हैं उसके बराबर आ जाए। डिवाइड करके जो निकाला वो था आपका कितना, ठीक है, 2.0979। तो 5 डिजिट तक है तो इसको भी 5 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 6, 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब रेट 16 से कम है थोड़ा, तो 15 से तो कुछ नहीं करना होगा, इनका डिफरेंस निकालो और एक बार इनका डिफरेंस निकालो। बड़े वाले छोटे से घटाओ, माइनस प्लस नहीं बताओ, डिफरेंस तो दोनों ही माइनस में आ रहे होंगे ना। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाओ, कहाँ पे, कौन सा पहला वाला बता रहे हो, 0.0865, और इधर वाला इन दोनों का गैप 0.8898, और सिंपल फॉर्मूला है छोटा रेट प्लस छोटा डिफरेंस डिवाइड बाई बड़ा डिफरेंस। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना, कुछ नहीं है, देखो बेटा ये कह रहा है कि देखो अगर मैं एक इतना डिफरेंस करता हूं, इतना, ठीक है, मतलब रेट में अगर 1% का डिफरेंस करते हैं, 1% रेट बढ़ाते हैं, तो हमारी ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, जबकि हमें सिर्फ जो इसमें बढ़ाना है वो यहां से यहां तक का बढ़ाना है, ठीक है। तो 1% बढ़ाने के लिए इतना काम करना पड़ता है, तो 1% बढ़ता है, इतने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस ऊपर, ये डिफरेंस नीचे, सॉल्व हो गया, 15.97% आ गया, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, एक तरीका ये होता है। अब जिनको ये तरीका थोड़ा सा कठिन लगे, ठीक है, इतना भी करने में उनको दिक्कत महसूस हो, तो दूसरा तरीका है मेथड टू। मेथड टू कहता है कि जो ये है ना, इसको 5 टाइम रूट करना है, तो इसका n टाइम रूट करने का अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। n टाइम रूट करने का क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है जो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको या तो याद कर लें तो काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसका रूट करना है 12 बार, मतलब जो अंदर ये वैल्यू लिखी थी इसका सिंपल वाला यानी स्क्वायर रूट करना है कितनी बार, करो, ये लिखो और 12 बार अपना बटन दबाओ, रूट वाला सिंपल रूट करना है 12 बार। कर लिया, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है कि उसमें माइनस करो 1, ठीक है। तीसरा स्टेप इधर देखो क्या है, डिवाइड बाई एन, एन का मतलब जितने साल का डेटा आपको दे रखा था, तो डिवाइडेड बाई 5 करोगे, एन से डिवाइड करो, एन का मतलब क्या है यहाँ पे 5, डिवाइड बाई क्या करोगे एन, और यहाँ पे एन क्या है अपना 5, तो उसको 5 से डिवाइड कर लो, कर लिया। ये जो एक घटा
आया था वापस जोड़ो। कर लिया। फिर आखिरी काम सुन लेना पहले, वरना गलत हो जाएगा, पूरा करना पड़ेगा फिर से। इनटू और इज इक्वल टू प्रेस करना है 12 बार। ऐसे प्रेस होगा समझ लो। एक बार इनटू फिर इज इक्वल टू, फिर इनटू फिर इज इक्वल टू, फिर इनटू फिर इज इक्वल टू, ऐसा 12 बार करना है। करो। सुन लो, इससे अभी ये सॉल्व हुआ है, जो भी आया है अभी ये सॉल्व हुआ। अब करो -1 इंटू 100, आ जाएगा आंसर। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि चाहे इस मेथड से सवाल लगाया जाए, चाहे इस मेथड से लगाया जाए, सोल्यूशन विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है। तो हमें तो ये वाला ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इतना भी याद नहीं करना पड़ता है, हल्का ही सी काम करना पड़ता है। इसमें तो कम से कम 5 स्टेप में कौन स्टेप ऊपर नीचे हो गया, भूल गया, या कहीं एक बार इनटू दबा लेकिन इक्वल टू नहीं दबा। समझ रहे हो, ऐसा हो जाता है धोखे में, जल्दबाजी के चक्कर में। तो फिर उसमें हो सकता है काम लग जाए। तो ये वाला मेथड 1 ज्यादा सही है, उससे आप आराम से इजिली लगा सकते हो। यही अगर मान लो 4 ईयर का सवाल होता तो 2 बार रूट कर देते, काम हो जाता। देखिए 4 बार रूट का मतलब क्या है, रूट का रूट, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर्स में अगर रूट हो, मतलब रूट 2 हो या 4 हो या फिर 8 हो, 2 की जितनी पावर होती, कंपाउंडिंग फैक्टर सब निकालना पड़ेगा, ये तमाशा नहीं करना पड़ेगा। सीधा रूट का बटन दबा के सोल्यूशन आ जाएगा, ये कहीं पर ये नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 होता तो बस कुछ करते थे, 2 बार रूट दबा देते, ये सॉल्व हो जाता। -1 करते इंटू 100 कर देते। एक बार एग्जाम में सवाल आया था, लेकिन 4 वर्ष का आया था, उसमें अपना आराम से हो गया था। बस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, 2 बार रूट का बटन दबाना है, -1 करना है, इंटू 100 करना है। सवाल 8 साल का हो तो भी आसान है, 3 बार रूट का बटन दबाना है। ठीक है। 2 की पावर्स में काम होता है, 2 की पावर्स 1, 2 लिखा होगा, एक बार रूट दबाओगे, जितनी बार 2 की पावर है उतनी बार रूट दबाना होगा। अगर साल 4 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 होता है, तो 2 बार रूट दबाओगे। अगर ईयर 8 है तो इसका मतलब 2 की पावर 3 होता है, 3 बार रूट दबाओगे। जैसे 8 का रूट करते हो तो 4 पे आ जाता है, फिर रूट करते हो तो 2 पे आ जाता है, इससे चलता है। 3 बार आपको रूट दबाना है। ये नहीं कि यहाँ 6 लिखा हो तो 3 बार दबाए, इससे नहीं चलता है। पावर्स में होता है, गुणे में नहीं। समझ रहे हो, मैथ की बातें हैं सब, क्या बताया जाए। जैसे रिया बताएंगे इसका जवाब। अगर मान लीजिए 5 ईयर में पैसा हमारा डबल होता है, ठीक है, तो 20 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स होता है, मतलब 2x। हाँ कितने, मतलब टोटल कितने एक्स हो जाएगा। एक्स का मतलब एक्स जितना लगाया हमने, मान लो 1 लाख लगाया, 1 लाख लगाते हैं तो यहाँ 5 साल में 2 लाख हो जाता है। तो बताओ 20 साल में कितना हो जाएगा। अब इजी हो गया। एक्स इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ 2x हो जाता है ना, तो यहाँ आपने क्या बताया, 8x हो जाएगा। क्या हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 1 रुपया इन्वेस्ट किया जाए, तो 1 रुपया को एक्स कही रहे हैं, तो एक्स इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल में वो बन के 2x हो जाता है। तो 20 साल में कितने एक्स हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, एक्स का मतलब होता है गुना। 1 लाख लगाया तो 5 साल में हो गए 2 लाख, तो बताना है कि 20 साल में कितने होंगे।
तो चलो थोड़ा और कठिन कर देते हैं, 25 साल में कितने होंगे? कितना? 5? 25x? 5x हो जाएगा। ये तो तुमने रियस भी ज्यादा खराब बता दी है। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारा कितना आ रहा है? 4x? ऐसे नहीं होता है बेटा। इधर देखो, 32 गुना हो जाएगा पैसा, ऐसे ही। एक्स जमा किया, 5 साल में हो जाएगा 2x। अगले 5 साल में इसको जमा करेंगे, 4x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 32x। तो ना 5 गुना होगा, ना 4 गुना होगा, ना 10 गुना होगा, पैसा होगा 32 गुना। तो अगर आप, और क्या, 5 साल में डबल होने की यही तो मतलब निकला। हर 5 साल में पैसा डबल होता है। तो 1 लाख रुपया अगर हो तुम्हारे पास तो जमा कर देना, 25 साल बाद 32 लाख हो जाएंगे। अगर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां 5 साल में पैसा डबल हो, जैसे प्रॉपर्टी में प्लॉट वॉट अगर ठीक ठाक जगह लोगे जो डेवलपिंग एरिया है, वहां मान के चलो कि 3 साढ़े 3 साल में 2x हो जाता है। तो अगर 3.5 साल में 2x होता है, और कहीं तुमने अगर 35 साल के लिए छोड़ दिया बुढ़ापे के लिए, तो पैसा जानते हो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10। समझ लो, 2 द रेस 10, 10 गुना टाइम लिया ना आपने। यही काम यहाँ करना था आपको। ठीक है, यहाँ 5 फैक्टर बढ़ाए थे, 25 डिवाइड में 5 मतलब आया कितना? 5। तो उसका मतलब 2 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा पैसा। तो 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आता है, तो 32 गुना हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पैसा हो जाएगा, डबल डबल करके 10 बार बढ़ाना है। तो 2 इंटू 2 ऐसे करके। इसके अच्छा क्या कर ले, 2 की पावर क्या कर ले आदमी, 10 कर ले। तो 2 की पावर 10 क्या कितना है बेटा? 128। तो पैसा 128 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया जमा करो तो 128। आज अगर 1 लाख जमा कर दिया, 1 लाख का प्लॉट खरीद लिया, तो वो 128 लाख का हो जाएगा 35 साल बाद। ठीक है, कहीं ऐसी जगह ले लिया आपने और 35 साल के लिए छोड़ दिया, तो कितने का हो जाएगा? आज खरीदोगे 1 लाख का, 35 साल बाद देखिएगा 1 करोड़ 28 लाख है। 1024 आ रहा है, तो ये गलत बताया तुमने। लो भैया गलत बताया, और तगड़ा। 1024 मतलब समझ लो, 1 लाख का अगर लिया होगा तो 10 करोड़ 24 लाख का बिकेगा। हाँ, एक वैल्यू तक क्या होता है, जैसे सोने के रेट ही ले लो तुम, तो आदमी कहता था कि एक वैल्यू तक बढ़ेगा, लेकिन साला कब 10,000 से आज 1 लाख हो गया है। तो अब भी लोग कहते हैं, जैसे हमें लोग एक दिन बाद मम्मी से बात कर रहे थे, हमने कहा यार अब तो इतना महंगा हो गया कि लोग सब पीतल का पहन के घूमेंगे। तो मम्मी कह रही नहीं बेटा ऐसा कुछ तो नहीं, कह रहे चाहे 5 लाख का हो जाए लेकिन पहनेंगे साले सोना ही। कहेंगे अब कमाई भी बढ़ती जा रही लोगों की। समझ लो, पहले 10,000 कमाने में उतने ही लाले पड़ते थे, आज 1 लाख कमाने में उतने ही पड़ रहे हैं। तो उसी रेट में इनकम भी बढ़ती चली जा रही लोगों के, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी लोग। ठीक है, तुम्हारा एक मित्र है सुनार, तो उससे भी एक दिन गए थे उसकी दुकान में, तुमने कहा बहुत महंगा होता जा रहा है। तो नहीं, वो कहने लगा तेरा भाई बहुत महंगा हो जाना चला जा रहा है, पता नहीं कैसे दुकान दुकान चलेगी। तुमने कहा दुकान तुम्हारी तो बेटा हमेशा चलती रहेगी, हमसे ना तो फ्री काटो। चाहे सोना 5 लाख में हो जाए तब भी तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलेगी, कि लोग खरीदेंगे। कि सोना ऐसी चीज है जो अगर देखो तो 15-20% हर साल राइज होता है, और उसमें आदमी इंजॉय भी करता है पहन के, शोबाजी भी करता है, भोगाल भी दिखाता है, ऊपर पैसा भी बढ़ा रहा है। समझ रहे हो? तो सोना के लिए बहुत लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि सोना ले लिया अपना, एंजॉय भी कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं, और जब कुछ जरूरत होगी तो निपटा भी देंगे, पैसा भी बढ़ रहा है। ठीक
इस तरीके से अपना लोग देखते हैं। जैसे आज लगभग 2025 चलने वाला है, हमने 2018 में एक चैन ली थी, ये वाली जो पहले, समझ लो। उस समय ये मिली थी हमको, जानते हो कितने की? 47,500 की। वो हमारे दोस्त की दुकान है, तो इसका पेमेंट भी 5 इंस्टॉलमेंट में लिया था उसने। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था, तो कहते भाई गोल्ड की चैन ले लो। तो हमने कहा देखो यार पैसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, 5-5 10-10 हज़ार करके। कहीं सारे कोई बात नहीं, ले जाओ। तो 47,000 मतलब समझ लो 5-6 महीने में उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके दिया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इस समय अगर हम इसको बेचेंगे तो ये बिकेगी करीबन 1,70,000 में। और अगर नई खरीदने जाएंगे तो मोटा मोटा 2 लाख की पड़ जाएगी। तो लगभग 4 गुना समझ लो मोटा मोटा, अगर ये नई खरीदने जाए तो आज 2 लाख की मिलेगी। हाँ हाँ, समझ गई, ये 2 लगी है। तो मोटा मोटा क्या है कि 2 लाख रुपए की जो है, तो अब 18 से 2025 ही तो आया है केवल अभी। कितने साल हुए? 8 साल पकड़ लो, ऐसे 7 ही हो रहे हैं, 8 पकड़ लो। और 8 साल में क्या हो गया है? 4x। तो हर 2 साल में बढ़ रहा है, डबल होता जा रहा है मोटा मोटा। तो ऐसे करके रेट बहुत तेजी से ग्रो करते चले जा रहे हैं। हाँ, हमें उस बात का एडवांटेज मिला था कि हमारा दोस्त था तो हमको कम का दिया था, वरना कहता भाई अगर ये मान लो कि चलो कस्टमर आता तो 60,000 से कम ना बेचते इसको, ये समझ लो तो। हाँ, और क्या। तभी तो सोने में क्या होता है, पहले सुनार लोग ही सोने का काम करते थे, आजकल रस्तोगी अग्रवाल सब सोने के काम में उतरे। प्रॉफिट है भाई, सारा इसमें गेम होता है मेकिंग चार्जेस का, समझ लो। टंच का भी रहता है, तो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। तो बहुत लोग काम करते हैं, प्रियम के पापा ही देखो करते हैं। प्रियम को कह रहे हैं कि बेटा जब क्या कर लो, पढ़ाई वढ़ाई वहाँ 10-20-50 हज़ार की नौकरी करोगे क्या तुम? प्रियम देखो ऑनलाइन है। आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। डबल डबल तो नहीं आनी चाहिए, एक ही बार बोलने यार हमको इससे। एक बार बेटा बंद करके ऑन कर लो फिर से, आ जाएगा सही। तो ऐसा होता है। तो इन्वेस्टमेंट में मेन खेल कंपाउंडिंग का चलता है। रियल इन्वेस्टिंग यही है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, उतना ज्यादा गेन आपको मिलता है, रेदर देन कितना ज्यादा अमाउंट करते हो, समझ लो। अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर दूं 2 साल के लिए, 10 लाख इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा समझो, 10 लाख इन्वेस्ट कर दूं 2 साल के लिए तो कम मुनाफा होगा, इसका उल्टा 2 लाख इन्वेस्ट कर दें 10 साल के लिए तो ज्यादा फायदा होगा, समझ लो। अमाउंट भले कम रहे, टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं उनका फायदा ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग का सारा खेल ही होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ मजा नहीं आ पाता है। तो जब अपना कमाने लगना तो हमारे पास आना, हम तुम्हें बताएंगे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट टेक्निक तुम्हें सिखा देंगे, फिर अपना इन्वेस्ट करना, तो बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10-10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास रहेंगे, केवल जमा भी कर दोगे तो ब्याज आता रहेगा हर महीने, आराम से थोड़े से घूमना टहलना खाना पीना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेंशन अपनी खुद ही बन जाएगी इसमें तुम्हारी। क्या लेके आ जाएंगी? पैसा? इतना है ही नहीं रिया के पास अभी। रिया के पास बेटा है नहीं अभी इतना। पता कर रिया पापा की दुकान से 2-3 फर्नीचर ले आई। यानी इसी को सर इन्वेस्ट करना है। चलो वापस आ जाओ बेटा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करके MIRR कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और डाला है, अंडर टर्मिनल वैल्यू मेथड, ठीक है। तो एक और सवाल डाल दिया इन्होंने, और इसको लगाना है हमें कैसे? टर्मिनल वैल्यू मेथड से। तो टर्मिनल वैल्यू मेथड बहुत आसान होता है। जो आपकी टर्मिनल वैल्यू आती है ना, तब टर्मिनल वैल्यू यहाँ तक का वैसे ही करते हैं, इसमें जो अगला मेथड पढ़ने जा रहे हैं
उसमें यहाँ तक का काम एज इट इज करना पड़ेगा आपको। टर्मिनल वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, निकाल लेनी पड़ेगी, और फिर इस टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपने ये माना है कि जो पहले साल पैसा आएगा उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, इसको भी इन्वेस्ट कर देंगे, तो उसका तो सारा पैसा आपको कब मिलेगा, 4 साल बाद। यहाँ एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस वाले केस में सारा पैसा जो मिलेगा वो कब मिलेगा, 5 साल बाद। तो इसकी 5 साल पहले की वैल्यू निकाल लो। तो इस टर्मिनल वैल्यू की क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। और ये पैसा 5 साल के एंड में मिला है, तो उसको 5 साल के एंड वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो आ जाती है क्या, टर्मिनल वैल्यू मेथड के हिसाब से आंसर, जिसको हम लोग मॉडिफाइड एनपीवी बोलते हैं। तो मेथड का नाम मॉडिफाइड एनपीवी है, इन्होंने लिख दिया टर्मिनल वैल्यू मेथड, वही बात है। तो आओ एक नया मेथड लिखते हैं, उसका असली नाम है 13वां मेथड, 13th मेथड, और ये लास्ट है। तो इसका नाम क्या है, मॉडिफाइड एनपीवी। ठीक है, या इसको कुछ लोग जैसे अपनी किताब में कहीं पे इन्होंने टर्मिनल वैल्यू मेथड कहा जाता है। टर्मिनल वैल्यू मेथड कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, मॉडिफाइड एनपीवी जो होती है आपको निकालना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इस मेथड के अंदर भी ऐसे ही निकालेंगे, तो उसका फिर से फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। इस टर्मिनल वैल्यू क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। और ये निकालने के लिए क्या करते हो, जो भी टर्मिनल वैल्यू आएगी उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, वो भी लास्ट ईयर के, क्योंकि पैसा मिलेगा ही आपको आखिरी साल। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, इस टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, कैश आउटफ्लो माइनस कर देना। ठीक है, जैसे कैश आउटफ्लो माइनस करते हो तो क्या आ जाता है आपका, मॉडिफाइड एनपीवी आ जाती, खेल खत्म हो जाता है। आओ क्वेश्चन देखो। तो इस सवाल के खत्म होते ही सारे मेथड कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, फिर सवाल 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 और चलेंगे, वो आपको आगे खेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इतना इतना पैसा आएगा, रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट इस बार क्या किया उसने, अलग अलग बताया है। ठीक है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या किया है, अलग अलग बताया है। तो उसी रेट से हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बस फर्क यही है इस मेथड के अंदर कि यहाँ जो आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट की मदद से कैलकुलेट करते हो। ये दोनों मेथड के अंदर फर्क है। तो अंडर दिस मेथड टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, टर्मिनल वैल्यू दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यही तो होती है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो are to be calculated using reinvestment rate as compounding factor। तो इस मेथड के अंदर जो री इन्वेस्टमेंट रेट होते हैं उनको हम एज अ कंपाउंडिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी सहायता से क्या करते हैं, निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू। जबकि इस वाले मेथड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट का इस्तेमाल करके हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर निकालते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मेथड के अंदर, छोटा छोटा। तो अब आप सवाल देख लो यहाँ पे 16 16 इलिस्ट्रेशन नंबर 16। ईयर है आपका 1 2 3 का 4। कैश इनफ्लो जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके 30 40 30 और 36। ठीक है, और जब यहाँ ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे, ये वाला टर्मिनल वैल्यू को जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे
तो यहाँ जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे वो एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से निकालोगे। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको दो रेट दे रखे होंगे, रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट देगा जो कंपाउंडिंग फैक्टर निकालने के काम में आएगा, और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के काम में आएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका री इन्वेस्टमेंट पीरियड 0, 1, 2, 3। यहाँ पे निकालेंगे कंपाउंडिंग फैक्टर जो कि अलग अलग रेट से निकलेगा। यहाँ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग, 8, 9, 10, 9, 8, 9। यहाँ पे निकालेंगे कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस आर की पावर n, यही है आपका n, यानी री इन्वेस्टमेंट पीरियड। यहाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा, 1.08 की पावर 3, 1.09 पावर 2, 1.10 की पावर 1, 1.09 की पावर 0। किसी की पावर 0 करते हो तो 1 आता है, किसी की पावर 1 करते हो तो सेम वैल्यू आती है, किसी की पावर 2 करते हो तो करना पड़ता है। किसी की पावर 3 करते हो तो भी करना पड़ता है। और फिर इस कंपाउंड कैश इनफ्लो और कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इसके सम को कहा जाता है टीवी यानी कि टर्मिनल वैल्यू। 1,00,000, 300। फिर इसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 10% के रेट से लेना है, वो भी 5th वाले ईयर का। अच्छा, 4th वाले ईयर का, बिल्कुल सही बात है, चौथे साल का। तो चौथे साल का जो होता है वो होता है आपका 683। तो ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू कितना, 1,05,400, और इसमें माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो जो कि है 1,20,000 का, और ये आ जाएगी MNPV यानी मोडिफाइड NPV 15, 14,600, वो भी निगेटिव। पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट करो, निगेटिव आया तो एक्सेप्ट ना करो। तो सिंस modified NPV is negative, project is not acceptable। बात खत्म हो गई, समझ गए। अब आता है बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इंटरमीडिएट में नहीं था लेकिन फाइनल में है। इंटरमीडिएट में था लेकिन बहुत हल्का, फाइनल में है बहुत भारी। ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा। तो उसी चैप्टर का फेज 2 चालू हो रहा है, 1.2। चैप्टर का नाम देखो क्या है, एनपीवी और आईआरआर। ये तो निकालना जान चुके हो। इनके बीच में अगर कंफ्लिक्ट आ जाए, तो एनपीवी मेथड से आंसर कुछ और आए और आईआरआर मेथड से कुछ, तो अगर इनका कंफ्लिक्ट आ जाए तो कैसे डिसीजन लोगे, किसका कहना मानोगे। ठीक है, तो उस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उसका रिजोल्यूशन कैसे आता है, उसका रिजोल्यूशन आता है किससे, MIRR या MNPV से। ठीक है, तो अगर एनपीवी और आईआरआर में कभी मतभेद हो जाए तो फिर इन दोनों कहना नहीं मानना होता है फाइनल में। फिर इनकी जगह क्या निकालना होता है, या तो MNPV या तो MIRR, दोनों में कोई निकालोगे एक सही डिसीजन आपको दे देगा। ठीक है, अब जो कंफ्लिक्ट आते हैं एनपीवी और आईआरआर में,
कन्फ्लिक्ट आते हैं एनपीवी और आईआरआर में, वो वजह क्या होती है? मेन 3 रीजन की वजह से आंसर अलग अलग आते हैं कि एनपीवी कह रहा है कि भैया ए को चुनो और आईआर कह रहा है कि क्या करो, बी को चुनो। तो कन्फ्लिक्ट के जो रीजन है वो क्या होते हैं? पहला, डिफरेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, दैट इज कैश फ्लो के पैटर्न में डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो मेजर मेजर जो कैश इनफ्लो है वो बाद में आ रहे हैं ना, ज्यादा ज्यादा जो हैवी हैवी कैश इनफ्लो हो रहे हैं वो कब आ रहे हैं? लास्ट में आ रहे हैं। जबकि इसमें देखो तो मेजर मेजर पहले साल आ रहा है, उसके बाद अपना क्या हो गया है, धीमे धीमे करके डिक्लाइन, यानी इसके हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इसके हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड में। ऐसा नहीं यही है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ था अपना 3 लाख रुपए और यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा, या यहाँ फिर 1 लाख आया जा रहा। तो इसके पैटर्न में डिफरेंसेस है, तो एक ये रीजन होता है। तो जब कैश फ्लो के पैटर्न में डिफरेंसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में टाइम डिस्पैरिटी। क्या बोलते हैं? कि जो टाइमिंग है कैश इनफ्लो की वो थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम डिस्पैरिटी। एक होता है लाइफ डिस्पैरिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ एक प्रोजेक्ट की अलग है और दूसरे की क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ डिस्पैरिटी। और तीसरा होता है डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट साइज, किसी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है किसी में, तो इसको बोलते हैं स्केल या साइज डिस्पैरिटी। स्केल या फिर, तो अच्छी मतलब खराब बात यह है कि इस तरीके में आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो सवाल में चेक करना पड़ता है कि टाइम डिस्पैरिटी है, लाइफ डिस्पैरिटी है, या फिर क्या है, स्केल या साइज डिस्पैरिटी है। और इन तीनों में ट्रीटमेंट अलग अलग आता है निकल के। ठीक है, तीनों में क्या होता है, अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट करना होता है। तो एक एक करके बेटा समझ रहे हैं और फिर समराइज फॉर्म में लिखवा भी देंगे। तो पहला है टाइमिंग डिस्पैरिटी वाला, उसी का एग्जाम्पल था। तो टाइम डिस्पैरिटी में देखो क्या कर रहे हैं, कैसे बोला गया है। टाइम disparity in cash flow essentially imply that cash flow pattern of the competing project are significantly different. In other words, though the total cash flow is more or less similar, thus they are recorded differently. In case of the one project, early cash flow are higher, while the other cash flow during the later inflow. In situation, there will be differences in ranking based on the NPV and based on the IRR. तो ये इन्होंने बताया है। ठीक है, यही सवाल अभी हम लोग करेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि इवैल्यूएट करो एनपीवी और आईआरआर के बिहाफ पे। अभी हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं, सवाल नहीं लगा रहे हैं, टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अगर मान लो ये सवाल आया तो आप एनपीवी निकालोगे, आईआरआर निकालोगे। इन्होंने भी निकाल लिया घर में अपना, इसकी एनपीवी इतनी आई है, आईआरआर इतना आया है, एनपीवी इसकी आई है, आईआरआर इसका आया है। अब एनपीवी अगर देखें तो प्रोजेक्ट 1 अच्छा है की रैंकिंग बनाई, और अगर आईआरआर देखें तो प्रोजेक्ट अच्छा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या आ गए हैं, कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, मतलब कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं, अपोजिट रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखो तो आपका क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस की वजह है, टाइमिंग बराबर है, मतलब अगर देखें तो 4 साल लाइफ बराबर है, तो प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो भी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, टाइम डिस्पैरिटी है। तो ये जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, टाइम डिस्पैरिटी की वजह से आ रहा है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को आ रहा है। तो ऐसे का रिजोल्यूशन होता है कि आपको मॉडिफाई आरआर या मॉडिफाई एनपीवी निकालना पड़ता है। कोई भी निकालोगे सोल्यूशन सेम आएगा। तो इन्होंने दोनों निकाल दिए, आपको एग्जाम में एक निकालना होगा। तो मॉडिफाइड एनपीवी निकाला तो भी देखो ये वाला प्रोजेक्ट जीत रहा है, ज्यादा आई है या कम आई। और मॉडिफाई आईआर निकाला तो भी ये वाला प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, जीत रहा। तो इन दोनों में कोई भी एक तरीके से आप निकालोगे, एक प्रोजेक्ट जीत जाएगा, बस वही फाइनल आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट 1 को हम एक्सेप्ट कर। लेकिन ये मॉडिफाई आईआरआर और मॉडिफाई एनपीवी निकालने वाला तरीका कब लगेगा, जब सवाल में क्या हो, टाइम डिस्पैरिटी हो। अभी ये वाला सीखे हो, ये वाले नहीं सीखे हो।
ठीक है। तो अगर टाइम डिस्पैरिटी होगी तो उसका रेजोल्यूशन कैसे आएगा, मॉडिफाइड एनपीवी या मॉडिफाई आरआर निकाल के, तो निकालना तो मैं आ चुका है। दूसरा समझ लो, अगर लाइफ डिस्पैरिटी हो, क्या होगी, लाइफ डिस्पैरिटी होगी। तो लाइफ डिस्पैरिटी का बताया है इन्होंने कि एक का लाइफ स्पैन 1 साल है, एक का लाइफ स्पैन कितना है, 3 साल है। तो ऐसे का रिजोल्यूशन कैसे आता है, सवाल में नहीं कहेगा कि तुम ये निकालो वो निकालो, आपसे क्या कहेगा, इवेल्युएट करो प्रोजेक्ट को इन पीवी आईआरआर से। जब भी ये लाइन लिखी मिल जाए आपको, पिछला सवाल देखोगे तो यही लाइन लिखी थी, अगर देखो आखिरी में तो यहां भी देखोगे तो यही लाइन मिली, अगला सवाल देखोगे तो भी यही लाइन मिलेगी आपको। तो ऐसे सवाल को जब लगाओगे ना तो इन दोनों में अलग अलग आंसर अइबे करेगा, इसीलिए तो बनाए गए। समझ, जैसे ही अलग अलग आए तो समझ जाना कि फिर वो डिस्पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, कन्फ्लिक्ट वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया। तो ये सवाल पहचानने का तरीका होता है कि समझ जाता है आदमी कि इस टॉपिक का सवाल। तो अगर लाइफ डिस्पैरिटी होती है, लाइफ डिस्पैरिटी होती है तो कैसे डील किया जाता है वो समझो। उसी का तरीका आपने सीखा था, क्या, ईएबी या फिर ईएसी। वैसे ईएबी ही लग जाएगा क्योंकि ऐसे सवालों में आपको इनफ्लो आउटफ्लो सब दे रखा हो। तो ऐसी की टेक्निक क्या है आपकी, ईएबी। तो ये तो ऑलरेडी तुम लोग को आ चुका है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो समझ गए हो। तो ईएबी या ईएसी निकालते हैं जो भी सवाल में अवेलेबल होता है, तो उसकी मदद से हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। वो कैसे निकाला जाता है उसी का प्रक्रिया यहाँ लिखा है, वो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, तो सवाल में ढजा करेंगे हम लोग। तीसरा होता है स्केल या फिर साइज डिस्पैरिटी, ठीक है, स्केल या फिर साइज डिस्पैरिटी। तो इसको कैसे डील करते हैं, देखो यहाँ क्या है, इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा आएगा, इसमें इतना आएगा, लेकिन लगेगा भी अलग अलग, ठीक है। इसमें नेशनल इंट्रो कितना है, 10,000, इसमें कितना है, 40,000 है, ठीक है। तो इन्होंने सब निकाला और कन्फ्लिक्ट देखो आ रहे हैं, इसमें ये जीत रहा है, इसमें ये जीत रहा है, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन का डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है कि आपको निकालनी वही एनपीवी है, ठीक है। एनपीवी नहीं निकालनी, यहां पे निकालना होगा इंक्रीमेंटल आईआरआर। क्या निकालना होगा, इंक्रीमेंटल आईआरआर। अब इंक्रीमेंटल आईआरआर क्या है, आईआरआर निकालोगे आईआरआर ही विधि से ही, बस हर चीज इंक्रीमेंटल लेना है कि पहले प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट में क्या इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आ रहे हैं और क्या इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो जा रहा है। आईआरआर निकालने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, इनके डिफरेंस का उपयोग करेंगे कि इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो 10,000 है और इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो 30,000। इसका उपयोग करके आईआरआर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल आईआरआर। और अगर इंक्रीमेंटल आईआरआर, उसमें तफरी देखना कितनी भयंकर है। अगर जो इंक्रीमेंटल आईआरआर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो फिर उस प्रोजेक्ट को चुनना जिसमें हाइयर कैश फ्लो है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, हाइयर कैश फ्लो होते हैं, हाइयर कैश इनफ्लो होते हैं। हायर कैश इनफ्लो किसमें है, और अगर इंक्रीमेंटल आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे चला जाए तो फिर लोअर कैश इनफ्लो वाले को चुनना होगा। ये इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो से चुनाव करने की विधि। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले सारा, समझ लो। तो देखते हैं भैया डिस्पैरिटी का हमारा नोट्स बना हुआ है कि नहीं है, नहीं होता तो फिर बनवाना पड़ेगा। लेट मी चेक। बना हुआ है भाई, बना हुआ है। तो एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए, उसी चीज को यहाँ समरी की भाषा में लिख दिया गया। तो रेजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, कन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग, कॉन्फ्लिक्टेड रिजल्टिंग फ्रॉम एनपीवी एंड आईआरआर। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक हो गया टाइम डिस्पैरिटी। टाइम डिस्पैरिटी के सवाल में क्या होगा
कैश आउटफ्लो सेम होगा, लाइफ सेम होगी, कैश इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये पहचान का गोले में तरीका है। और इसका रेजोल्यूशन क्या है, रिजॉल्व करते हैं बाई मोडिफाई एनपीवी एंड एमआईआरआर। तो वही चीज को शॉर्टकट में लिख दिया कि ज्यादा इतना ना पढ़ना पड़े लेता। लाइफ डिस्पैरिटी में क्या होगा, कैश आउटफ्लो सेम रहेगा लेकिन लाइफ डिफरेंस रहेगी। और इसका रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, ईएबी के आधार पे। और ये भी नहीं लग पाता तो ईएसी कर लेते हैं। और तीसरा होता है साइड डिस्पैरिटी, जिसमें कैश आउटफ्लो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने की विधि क्या है, इंक्रीमेंटल आईआरआर निकालो। इसमें आपको पहले इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, फिर इंक्रीमेंटल आईआरआर निकालेंगे। फिर डिसीजन कैसे लेंगे, अगर ये इंक्रीमेंटल आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ जाए तो फिर सेलेक्ट करना है उस प्रोजेक्ट को जिसमें कैश इनफ्लो ज्यादा है। और आईआरआर कैश आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ जाए तो सेलेक्ट करना है उस प्रोजेक्ट को जिसमें लोअर कैश इनफ्लो। ठीक है, तो जो आपने इतनी देर में पढ़ा इतना लिख लोगे, आधे पन्ने की कहानी, तो तीनों बातें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। और इनके क्वेश्चन के नंबर डाल दिए, इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका 18 है, इसका 19। ठीक है, तो समझा दिया है, करवा देंगे कल आराम से। समझने वाला सारा काम कर लिया है। तीनों सवाल को 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, फटाफट सारा करा दिए जाएंगे। तो फिर यहां तक का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ और चीजें आएंगी छोटी 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 छोटी, वो सब भी पढ़ेंगे हम लोग।